हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम इन पे क्या करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन इरेडिएट कराते हैं या माइक्रोवेव रेडिएशन उस पर हम गिराते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस फेज में मॉलिक्यूल्स हैं, उनके रोटेशनल एनर्जी लेवल में यानी ट्रांजिशन होता है, यानी लो एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाते हैं और वो क्या करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या आता है, स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रल लाइंस आते हैं। तो इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के कारण आ रहा है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन माइक्रोवेव रेडिएशन इरेडिएट ऑन गैसियस मॉलिक्यूल्स द ट्रांजिशन टेक प्लेस बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यानी जब माइक्रोवेव रेडिएशन को गैसियस फेज मॉलिक्यूल्स पे हम क्या करेंगे, इरेडिएट कराएंगे, उस पर गिराएंगे, तो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशंस होगा और उससे स्पेक्ट्रा आएंगे, तो इसी को हम बोलेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले एक रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। रिजिड डाइएटॉमिक का मॉलिक्यूल का मतलब एक जो ऐसा मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे अगर M1 है, यहाँ पे M2 दो मास से जुड़ा, एक बांड के द्वारा बांड से जुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल रिजिड है। रोटेशन के दौरान जो है इसमें ना ही बेंडिंग होता है और ना ही अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो इसमें कोई जो है बांड एंगल में चेंज हो। यहाँ पे हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो यहाँ पे रोटेशन के दौरान यहाँ पे कोई जो है ये बांड बेंड ना हो, ना इसमें वाइब्रेशन हो। ठीक है, बिल्कुल रिजिड रहे, तो हम यहाँ पे लेंगे एक रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। तो रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे यहाँ पे ये आपका एटम ए हो गया, मान लीजिए ये एटम बी हो गया और एक का मास M1 हो गया और एक का मास M2 हो गया और इसके बीच डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, तो ये एक रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो किसी भी रिजिड जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा इसको हम बोलेंगे रिजिड रोटर, है ना। तो रिजिड जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है यहाँ पे रिजिड रोटर कहलाएगा और उसकी ई रोटेशनल यानी रोटेशनल एनर्जी जो होगी वो होगी h² इंटू I इंटू J+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी हो गया किसी भी डाइएटॉमिक या डाइएटॉमिक जो रिजिड रोटर है उसकी एनर्जी, मतलब रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो I है, I जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, और ये जो J है, ये J है रोटेशनल क्वांटम नंबर, है ना। तो J है रोटेशनल क्वांटम नंबर, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, है ना, 1, 2, है ना, 3 इट्सेट्रा, ऐसे हो सकता है, 0, 1, 2, 3, किसकी, आपका J वैल्यू हो सकता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, और I जो होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और I किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो गया जो है I जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब ये देखिए म्यू क्या है, ये म्यू जो है ये है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास अब किसके बराबर होगा, ये जो आपका रिड्यूस मास है इसका, इस दो मॉलिक्यूल का जो रिड्यूस मास होगा ये क्या होगा, M1 इंटू M2, है ना, अपान M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिड्यूस मास। ठीक है, तो रिड्यूस मास अगर हम इसे पर मोल निकालना होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम जो है आवागैड्रो नंबर से क्या कर देंगे, जो है आवागैड्रो नंबर से हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, यानी
डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पर मोल रिड्यूस मास हो जाएगा। तो यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपान n कैपिटल N इंटू m1 प्लस m2। तो ये अपान n आ गए, मतलब ये क्या है, आवागैड्रो नंबर है, यानी है ना। तो ये आपका जो हो गया यहाँ पे क्या कहते हैं, पर मोल आपका आ जाएगा, या रिड्यूस मास आपका ये हो गया, I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू I क्या है और J क्या है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए इतनी वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, h अपान 8 पाई स्क्वायर I है ना। तो एक h यहाँ पे बाहर ले लिया, h j इंटू जे प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इतनी वैल्यू जो ये वैल्यू है ये बराबर होगा B के, है ना। तो E रोटेशनल हो जाएगा आपका BHJ प्लस 1, यानी रोटेशनल जो आपका एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी जो है वो कितनी होगी, वो BHJ प्लस के बराबर होगा। और B कितना हो जाएगा, ये आपका H अपान 8 पाई स्क्वायर I, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह अब हम क्या कर सकते हैं, जो है इससे, इस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रोटेशनल एनर्जी लेवल को लिख सकते हैं। तो हम ये देखें यहाँ पे, देखिए ई रोटेशनल से, ये जैसे आपका J क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखिए J वैल्यू हो गया, J इज इक्वल टू यहाँ पे 0। तो इसका मतलब आप मॉलिक्यूल इस जो है एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा है, यानी उसकी रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या है, 0। अब ये J इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो J इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ 1 रखें, है ना, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 1, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2BH आ जाएगा, है ना। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये रोटेशनल एनर्जी लेवल 2 मतलब आ गया, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू 2, तो आपका हो जाएगा 6BH हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम J इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये 12BH आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 20BH, 5 रखेंगे तो 30BH, और 6 रखेंगे तो आपका 42BH आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रोटेशनल एनर्जी, इसकी यानी जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनकी जो है ये आपका क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, रोटेशनल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ एनर्जी गैप कम है, यहाँ बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, यहाँ और, धीरे धीरे जैसे हम J बढ़ता चला जाएगा, J जैसे बढ़ेगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो अलाउड एनर्जी, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें ट्रांजिशन देखना है, और कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे, कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ना होता है सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल, स्पेक्ट्रा के 2 सिलेक्शन रूल हमेशा पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ना होता है जनरल सिलेक्शन रूल, ठीक है, और एक पढ़ना होता है पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो जनरल सिलेक्शन रूल क्या बताता है, जनरल सिलेक्शन रूल बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे और कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, और जिनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। इसका मतलब आपको क्या देखना है कि मॉलिक्यूल्स में क्या होने चाहिए, परमानेंट डायपोल मूवमेंट होने चाहिए। तो परमानेंट डायपोल मूवमेंट अगर है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, यानी माइक्रोवेव एक्टिव होगा। जैसे कि हमारे पास HCl है, HBr है ना, आपका जो है यहाँ पे NO है, H2O है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें देखिए क्या है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट है। तो जिनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स में, वो सभी माइक्रोवेव एक्टिव होंगे, यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे, ठीक है। लेकिन जिनमें नहीं होगा, जैसे आपका H2 हो गया,
N2 हो गया, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। या फिर आपका BF3 हो गया, है ना, बेंजीन हो गया, ये CO2 हो गया, है ना, ये सारे मॉलिक्यूल जो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा ये नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जैसे इसमें क्योंकि डायपोल मूवमेंट नहीं है, तो डायपोल मूवमेंट नहीं है तो ये नहीं देंगे, और जिनमें डायपोल मूवमेंट, परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे जो है पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल की, है ना। तो पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल क्या बताता है? पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल बताता है कि डेल्टा J इज इक्वल टू ±1, है ना। तो डेल्टा J इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी लेवल है, रोटेशनल एनर्जी लेवल, उसमें हमेशा केवल एक का बदलाव होगा। जब भी ट्रांजिशन होगा तो हमेशा उसमें जो चेंजेस होंगे वो एक का होगा। जैसे यहाँ पे डेल्टा J इज इक्वल टू ±1, तो प्लस का मतलब हुआ कि यहाँ पे एनर्जी लेवल में इंक्रीज कर रहा है, मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये फिर एब्जॉर्प्शन के लिए हो गया, है ना। और माइनस के लिए क्या हुआ? इमिशन। तो माइनस साइन बताता है इमिशन और प्लस साइन बताता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, इसका मतलब एनर्जी लेवल में कितना बदलाव आएगा? केवल एक बदलाव आएगा। तो एक बदलाव का मतलब हुआ कि ये J इज इक्वल टू 0 से 1 में जाए। पहला ट्रांजिशन ये होगा, तो एक ही का चेंज हुआ। 1 से कहाँ जाए? 1 से चला जाए 2 में, तब भी एक चेंज हुआ। 2 से चला जाए 3 हो गया, है ना। 3 से चला जाए 4 में चला गया, 4 से चला जाए 6 में चला गया, 5 से कहाँ चला जाए? 6 में चला जाए। तो ये केवल कितने में चेंज आ रहा है? एक ही में चेंज है, एक चेंज आ रहा है। ठीक है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया आपका कि ये जो वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं और उनके बीच ये ट्रांजिशंस हो गया है, जितने कितने ट्रांजिशंस हुए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशंस में कितनी एनर्जी लगती है। तो अगर हम यहाँ पे ये मानते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि अगर यहाँ पे 0 से 1 में जा रहा है, यानी इफ वी इमेजिन या इफ वी कंसीडर ट्रांजिशन फ्रॉम J0 टू J इज इक्वल टू 1, यानी J 0 से जा रहा है G1 में, तो हमें अगर एनर्जी गैप निकालना है तो 1 में से 0 को घटाना होगा। तो E J इज इक्वल टू 1 में, तो हायर में से E माइनस E J इज इक्वल टू 0, मतलब 1 से हम 0 में अपर से लोअर वाले को घटा देंगे। तो अब जो J1 की एनर्जी कितनी है? 2BH, तो इसकी एनर्जी 2BH है। तो 2BH में से हमने इसकी एनर्जी कितनी है? 0, तो इसको हमने घटा दिया माइनस, है ना। तो इसका मतलब अब ये कितना होगा? ये डेल्टा E हो जाएगा, और ये बचेगा क्या? ये बचेगा आपका 2BH, है ना। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2BH हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा E इक्वल टू किसके बराबर होता है? h न्यू के बराबर होता है ना। और ये किसके बराबर होगा? 2BH के। अब यहाँ पे देखो h और h कैंसिल हो गया, तो आपका न्यू इक्वल टू क्या होगा? 2B सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और B क्या है यहाँ पे? रोटेशनल जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे 2B सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। यानी किसके लिए? जब रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज हुआ, कहाँ से? 0 से 1 में, है ना। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, इफ वी कंसीडर ट्रांजिशन फ्रॉम J इज इक्वल टू 1 टू J इज इक्वल टू 2, है ना। अब हम 1 से 2 में जा रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटाएंगे। तो 2 की एनर्जी कितनी है बताइए? 6BH है, और 1 की एनर्जी कितनी है? 2BH है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम घटा दिए 6BH माइनस 2BH, है ना। तो इसका मतलब ये डेल्टा E हो गया, ये आपका क्या हो गया? डेल्टा E। तो डेल्टा इसमें में से आपने घटाया तो 4BH बचा, है ना। अब h न्यू, ये आपका डेल्टा E h न्यू हो गया, तो ये आपका क्या हुआ? h न्यू इज इक्वल टू 4BH। अब यहाँ पे h और h आपने क्या करा? कैंसिल कर दिया, तो आपका न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 4B सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो यानी जब यहां से गया आपका, यानी 1 से 2 में गया, तो कितना आया? 4B सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर यहां से 0 से 1 में गया था तो कितना आया था? ये आया था 2B सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर इफ बी इमेजिन ट्रांजिशन फ्रॉम J माइनस टू J,
अगर जे माइनस से जे की तरफ हो रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे जो ई जे माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा बी एच जे प्लस वन माइनस बी एच जे माइनस वन। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका बी एच जे यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस वन और ये भी प्लस वन हो जाएगा, तो टू हो जाएगा और ये जे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, टू बी एच जे, है ना। तो ये आपका ये डेल्टा एच डी हो गया, तो एच डी इज इक्वल टू टू बी एच जे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, h और h कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी जे सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो ये किसी भी, अगर आपको j पता हो तो किसी भी जो रोटेशनल जो लाइंस आ रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, उसकी आप फ्रीक्वेंसी को बता सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसके लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम j आपका यहाँ पे 1 लेते हैं तो 2b होगा, है ना। यानी अगर j1 लेंगे यहाँ पे 0 से 1 वाला, तो पहला लाइन कहाँ आएगा, 2b सेंटीमीटर इनवर्स पे, है ना। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2b j हो गया, तो j1 रखा, तो आपका लाइंस जो आया वो लाइन आया वो कहाँ पे, 2b सेंटीमीटर इनवर्स पे एक रोटेशनल लाइन आया। अब अगर हम यहाँ j इक्वल टू 2 रख दें, है ना, यानी अब हमारा 1 से 2 में जाए, है ना, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो ये कितने पे आएगा, 4b सेंटीमीटर इनवर्स पे एक रोटेशनल लाइन आएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे 3 रख दें तो कितने पे आएगा, 6b पे आएगा। इसी तरह क्या रखें हम यहाँ पे, 4 रखें तो 8b पे आएगा, और इसी तरह 5 रखें तो 10b पे, यानी आपका क्या 5 के लिए, है ना। तो 5 के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 जो है आपका 10b सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगा। तो ये तो हो गया कि कहाँ पे लाइंस आ रहे हैं, रोटेशनल लाइंस के बीच, है ना। तो रोटेशनल लाइंस के बीच यहाँ पे जो गैप देखिए, वो सभी में गैप जो है, ये देखिए सभी में, अगर पहला लाइन कितने पे आ रहा है, 2b पे, तो दूसरा लाइन कितने पे आ रहा है, 4b, तीसरा लाइन कितने पे आएगा, 6b, इस तरह 8b, और सभी लाइन के बीच गैप कितना होगा, 2b सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो इतने फ्रीक्वेंसी का गैप होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम आता कैसे है, उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, आप ट्रांजिशन कैसे दिखाएंगे, है ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि जो है यहाँ पे जो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रम उनके आएंगे, और कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, यानी उनका रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं आएगा, है ना। तो जो एक्टिव होंगे वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम देंगे, और जो इनएक्टिव होंगे वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सिलेक्शन रूल आपको ध्यान में रखना है, जनरल सिलेक्शन रूल से जिसमें भी डायपोल मूवमेंट होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे, यानी माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। ठीक है, और जिनमें डायपोल मूवमेंट नहीं है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, यानी माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जब क्या होता है कि हम जैसे जैसे जे बढ़ता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, एनर्जी सेपरेशन तो बढ़ता है, पर उनके लाइंस के बीच जो है गैप जो है, सेपरेशन जो है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह ये आप इतना क्या करें, तैयार कर लें, कौन से एक्टिव होंगे माइक्रोवेव, कौन से एक्टिव नहीं होंगे, यानी कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रम आएगा, किसका किसका नहीं आएगा, और ये पूरा आप तैयार कर लीजिए। ट्रांजिशन कैसे होगा, सिलेक्शन रूल क्या होगा, जनरल सिलेक्शन रूल क्या होगा, और पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल क्या होगा, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। सेपरेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो लाइंस हैं रोटेशनल लाइंस, उनके बीच सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर होता है, 2b के बराबर ही होता है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको जो है ये समझ में आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।